नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का यूथ एजुकेशन पर। मैं हूं आपका साथी अर्जुन। जैसा कि हमने एक सिलसिला शुरू किया था हर महीने के 50 बेहतरीन प्रश्नों का करंट अफेयर के, और ऐसे सिलसिले में 2025 के ये सिलसिला हमारे जुलाई महीने तक आ गया है। और आज के सेशन में हम लोग करेंगे जुलाई महीने के करंट अफेयर के 50 बेहतरीन प्रश्न। और इन प्रश्नों में शामिल होगा मित्रों अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, राष्ट्रीय घटनाक्रम, राजस्थान का करंट अफेयर, चर्चा में रहने वाले सभी प्रमुख व्यक्ति, स्थान, चर्चा में रहने वाले सभी प्रमुख युद्ध अभ्यास और स्पोर्ट्स खेल को भी इसमें शामिल किया गया है। मित्रों, आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं कि आप जब भी YouTube खोलेंगे तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे। आपको प्लेलिस्ट ऑन करने के बाद आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। जैसे ही प्लेलिस्ट पे जाएंगे मित्रों, तो आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी करंट अफेयर इस नाम से। करंट अफेयर्स 2025 के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में जैसे ही आप जाओगे, आपको हर महीने का करंट अफेयर मिल जाएगा। जून का है, मई का है, अप्रैल का है, मार्च का है, फरवरी का है, जनवरी का है। इस तरह से हर महीने का करंट अफेयर आपको हमारे यूट्यूब पर फ्री मिल जाएगा, और हर महीने के 50 बेहतरीन प्रश्न उसमें हमने शामिल किए हैं। मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहता हूं बच्चों कि इस क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। हमारा इस तरह का टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूं, और वहां जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, और इस तरह से आपको यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे ये पिछली क्लास थी हमारी सेकेंड ग्रेड का एग्जाम के लिए, हमने PYQs लगाए थे बच्चों के लिए जो राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित थे। RPSC द्वारा वर्ष 2025 में जितने भी एग्जाम करवाए गए थे उनके जो क्वेश्चंस है, उनकी क्लास ली, उनकी पीडीएफ हमने इस प्रकार से बच्चों को प्रोवाइड करवा दी। तो आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। और इस क्लास को आप लास्ट तक देखेंगे तो आपके जुलाई महीने का करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो जनता जनार्दन की जय बोल करके करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB इसका नया सदस्य देश बना है? कोलंबिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, या कोलंबिया व उज्बेकिस्तान दोनों? इस प्रश्न का राइट आंसर है कोलंबिया व उज्बेकिस्तान दोनों बने हैं। देखिए मित्रों, जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है NDB, इसका मुख्यालय संघाई में है। इसका मुख्यालय कहां पर है? संघाई, चीन में इसका मुख्यालय है। और ये ब्रिक्स देशों का संगठन है, ब्रिक्स देशों का बैंक है। BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका है। और इसके अलावा इसमें मिस्र, यूरोप, मिस्र, UAE, संयुक्त अरब अमीरात, 5 ये हो गए। छठा, 7वां बांग्लादेश, 8वां देश बन गया। ये देश NDB न्यू डेवलपमेंट बैंक के सदस्य है। और इसके बाद एक 9वां देश और बना था, अल्जीरिया। मई 2025 में अल्जीरिया जो बना था वो 9वां देश बना था, 9वां NDB का सदस्य देश बना था। और ये कब बना था? मई 2025 में। वर्तमान में कुल कितने हो गए? वर्तमान में कुल हो गए बच्चों आपके 11 देश, कुल 11 सदस्य देश बन गए हैं इसके NDB के, न्यू डेवलपमेंट बैंक के। जैसे आप विश्व बैंक देखते हैं, उस बैंक में जो दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्था है उनका बहुत ज़्यादा कब्जा है, इसलिए उसके ऊपर निर्भरता कम करते हुए, और जो उभरती हुई अर्थव्यवस्था है उनका बुनियादी ढांचा और उनका जो है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से डेवलप हो, इसके लिए जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की गई है। ठीक है, आपको इस प्रश्न से सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। और इस प्रश्न का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर C, कोलंबिया और उज्बेकिस्तान दोनों को इसका मेंबर बनाया गया है। अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में यूरोप के किस देश को यूरोजोन में शामिल किया गया है? पहले तो समझ लेते हैं कि यूरोजोन होता क्या है। देखिए, यूरोजोन जो देश यूरो मुद्रा को अपनाते हैं, जो देश यूरोप के जो देश यूरो मुद्रा को साझी मुद्रा के रूप में अपनाते हैं, उन देशों का समूह यूरोजोन कहलाता है। अब यूरोजोन में हाल ही में शामिल होने वाला देश कौन सा जो जुलाई 2025 में शामिल हुआ? वो देश है स्विट्जरलैंड, बुल्गारिया, स्पेन या ब्रिटेन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो है बुल्गारिया। और बुल्गारिया इसका 21वां देश है, 21वां सदस्य देश है बुल्गारिया। 21वां सदस्य किसका? यूरोजोन का। यूरोप के 21 देश ऐसे हैं जिनमें साझी करेंसी चलती है, साझी मुद्रा चलती है, जिसका नाम है
यूरो, और इस साझी मुद्रा को अपनाने वाले जितने भी देश है उन्हें यूरो जोन में शामिल देश माना जाता है। अब ये जो व्यवस्था है ये 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। बुल्गारिया कब से इसका मेंबर बनेगा? 1 जनवरी 2026 से। आपको पता है इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूँ। और फिर से कह रहा हूँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेवे, और साथ ही साथ इसके जो है बेल आइकन को ऑन भी कर लेवे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो जुलाई महीने का तीसरा प्रश्न है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते CETA कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? ये समझौता आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये आने वाले समय में आपके एग्जाम में इस समझौते से संबंधित सवाल पूछ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ जो है CETA समझौता हस्ताक्षर किया था। हिंट दे देता हूं, हाल ही में प्रधानमंत्री जुलाई महीने में उस देश की यात्रा पर गए थे। आपके सामने ऑप्शन है घाना, साइप्रस, यूके या USA। राइट आंसर क्या होगा? यूके, यूनाइटेड किंगडम। 24 जुलाई 2025 को यह समझौता अस्तित्व में आता है, और प्रधानमंत्री मोदी की इंग्लैंड यात्रा के दौरान इस समझौते पर हस्ताक्षर होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इंग्लैंड यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी की इंग्लैंड यात्रा के दौरान 24 जुलाई को यह समझौता हस्ताक्षरित होता है। 24 जुलाई 2025 को। इंग्लैंड के पीएम कौन है? कीर स्टारमर। कीर स्टारमर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री है। और CETA जो समझौता है वो इन दोनों के बीच में, दोनों देशों के बीच में हस्ताक्षरित होता है। अगला प्रश्न है चौथा आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में कौन सा देश तालिबान सरकार, कहां पर है तालिबान सरकार? अफगानिस्तान में। कहां पर है? अफगानिस्तान में तालिबान सरकार है। हाल ही में कौन सा देश अफगानिस्तान यानी उसकी तालिबान सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश बन गया है? तो पाकिस्तान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात ने तो तैयारी कर रखी है, लेकिन रसिया ने उसको मान्यता दे दिया है। और रसिया जो है तालिबान की जो सरकार है अफगानिस्तान की, उसको मान्यता देने वाला, यानी उसके वहां पर उन्होंने राजदूत खोला है और अपने यहाँ पर राजदूत को उन्होंने कार्ड जारी किया। साथ ही साथ जो ऑप्शन में अन्य देश दे रखे हैं, पाकिस्तान, चीन, संयुक्त अरब अमीरात, ये भी तैयारी कर रहे हैं कि ये तालिबान को जो अपने यहाँ की जो है एक मान्यता देने वाली सरकार के रूप में घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर ये कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने, कौन से राज्य की सरकार ने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक इनमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7 करोड़ इनामी राशि का प्रावधान देगी, यानी जिनकी पुरस्कार राशि है वो बहुत बढ़ा दी गई। कौन से राज्य की सरकार ने हाल ही में, यदि कोई भारत का खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड या पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाता है तो उसको 7 करोड़ देगी? वो सरकार है नई दिल्ली की। नई दिल्ली की सरकार ने हाल ही में ये घोषणा की है कि वो ओलंपिक और पैरा ओलंपिक जीतने वाले खिलाड़ियों को न केवल 7 करोड़ देगी, बल्कि इसके साथ साथ A+ ग्रेड की नौकरी भी देगी। A+ ग्रेड की नौकरी भी देगी। A ग्रेड की नौकरी के लिए भी वो पदकवीर पात्र होंगे। अब देखो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। नई दिल्ली सरकार ने हाल ही में कहा कि ओलंपिक या फिर पैरा ओलंपिक, इन खेलों में यदि कोई व्यक्ति गोल्ड लाता है, यदि कोई खिलाड़ी सिल्वर लाता है, या यदि कोई खिलाड़ी ब्रॉन्ज लाता है, या फिर दूसरी एक कैटेगरी है एशियन खेल, इन एशियन खेलों में भी यदि कोई खिलाड़ी किसी भी तरह का पदक लेके आता है, या फिर वो दिल्ली की ओर से कोई भी जो है खेल में राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतता है, उसके लिए भी 20 लाख का प्रावधान है। लेकिन फिलहाल हम याद देख लेते हैं कि यदि कोई खिलाड़ी ओलंपिक या पैरा ओलंपिक में गोल्ड लाता है तो उसको 7 करोड़ मिलेंगे, सिल्वर लाता है तो 5 करोड़ मिलेंगे, और ब्रॉन्ज लेके आता है तो 3 करोड़ मिलेंगे। ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ A+ ग्रेड की सरकारी नौकरी के लिए भी वो पात्रता रखेंगे। अगर कोई खिलाड़ी एशियन गेम्स में गोल्ड लेकर के आता है, या फिर ब्रॉन्ज लेकर के आता है, या फिर सिल्वर लेकर के आता है, तो उनके लिए भी 3 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा है गोल्ड के लिए, 2 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा सिल्वर के लिए, और 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान रखा है ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक के लिए। तो ये सारा प्रावधान बच्चों
किसने किया है? नई दिल्ली की सरकार ने किया है। मित्रों, मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हमारे एप्लीकेशन पर आर्थिक समीक्षा की एक शानदार टेस्ट सीरीज है जिसमें कुल 20 टेस्ट मात्र 49 रुपीज में अवेलेबल है। और पहले 10 चैप्टर 11 चैप्टर तो सिलेबस में जो आपके चैप्टर दे रखे हैं इकोनॉमिक सर्वे में उसकी अकॉर्डिंग है आपके 10 चैप्टर, और बाद में जो 10 चैप्टर है वो हमने सम्मिलित रूप से इसको रखा। एक बहुत शानदार टेस्ट सीरीज हमारी जो है करंट अफेयर की, वो भी है मात्र 99 रुपीज में अवेलेबल है, मात्र 99 रुपीज में। और इससे आपका 2025 का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा जनवरी से लेकर के दिसंबर तक। हर सप्ताह आपको एक टेस्ट मिलता है, उस टेस्ट में 20 प्रश्न होते हैं, हर 12 टेस्ट बाद एक मेगा टेस्ट होता है, हर प्रश्न की व्याख्या होती है। इन प्रश्नों में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय घटनाक्रम, राजस्थान, स्पोर्ट्स सब कुछ शामिल होता है। और ये बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। 52 टेस्ट इसमें कुल मिलाकर के लेंगे और उसके अलावा 4 मेगा टेस्ट भी इसमें लेंगे, मात्र 99 रुपीज में। ये आपको मिलेगी हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर। यूथ एजुकेशन का मोबाइल एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या इस वीडियो के पिन कमेंट में मैं लिंक दे रहा हूं, वहां से जाकर के भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर आप इन टेस्ट सीरीज को अपनी तैयारी में शामिल करोगे तो ये आपको बहुत फायदेमंद होगा। छठे प्रश्न की ओर। 1 जुलाई 2025 को जीएसटी लागू हुए कितने वर्ष हो गए? हालांकि इस प्रश्न को अभी थोड़ा अपडेट कर देना चाहिए कि अभी जीएसटी की कौन सी 2 स्लैब ही बची है, बाकी सब खत्म कर दिए। तो 5 और 18% ये 2 ही बची है। पहले उस प्रश्न पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले जीएसटी का 5% स्लैब था, फिर 12 था, फिर 18 था, और उसके बाद 28% जीएसटी स्लैब था। अब क्या किया सरकार ने? अब सरकार ने केवल और केवल 12 को हटा दिया, 28 को हटा दिया, ये तो रखे ही नहीं है। केवल और केवल 5% जीएसटी लगेगी, या फिर आपको 18% जीएसटी देनी होगी। मैक्सिमम जो दर है वो 18%। एक अन्य विशेष कैटेगरी 40% की दर है, वो पान मसाला, तंबाकू, 1500 सीसी से लंबी ज्यादा इंजन वाली गाड़ियां, उन पर रखा। जो विलासिता की वस्तु उन पर रखा विशेष रूप से, लेकिन केवल 2 कैटेगरी है। वापस आते हैं कि 1 जुलाई 2025 को जीएसटी लागू हुए कितने वर्ष हो गए? तो जीएसटी लागू कब हुआ था? जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी लागू हुआ था बच्चों 1 जुलाई 2017 को। कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी देश में लागू हुआ था। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स, बहुत सारे अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर एक कर, वस्तु एवं सेवा कर लाया गया, और इस जीएसटी की बहुत अपार सफलता रही और बहुत अच्छा कलेक्शन भी इसमें रहा। तो 2025 को इसको लागू हुए 8 वर्ष हो गए हैं, और इसमें उस समय 5 स्लैब थी, 0, 5, 12, 18, 28, अभी केवल 2 रह गई है, 5% और 12, 18%, 12 और 28 को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इसको खत्म कर दिया है। तो ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स स्लैब, ये ध्यान रखना, टैक्स स्लैब यानी कि कौन सी वस्तु 5% के दर में आएगी, कौन सी 12 में आएगी, कौन सी 18 में, कौन सी 28 में। तो भी आपके 12 और 28 तो है नहीं, 5 और 18 2 ही बची है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा देश यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई सेवा का उपयोग करने वाला विश्व का 8वां देश बन गया है? कौन सा देश है जो यूपीआई का प्रयोग करने वाला विश्व का 8वां देश बन गया है? भूटान, संयुक्त अरब अमीरात, ट्रिनिडाड और टोबैगो और फ्रांस। राइट आंसर है ट्रिनिडाड और टोबैगो। ये यूपीआई का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रयोग करने वाला विश्व का 8वां देश बन गया है। यानी कि इन देशों में रहने वाले भारतीयों के लिए अब वहां पर यूपीआई से पेमेंट किया जाना भी बहुत आसान होगा। इससे पहले यदि हम बात करें तो भूटान में भी लागू है। तो भूटान में ऑलरेडी पहले से है, भूटान के अलावा यूएई में पहले से है, यूएई के अलावा फ्रांस में ऑलरेडी पहले से है, इसके अलावा आपके बांग्लादेश में पहले से है जहां से ये चल रहा है, मॉरिशस में भी चल रहा है यूपीआई। कहां पर चल रहा है? मॉरिशस में भी चल रहा है। कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 देश हो गए। इसके अलावा श्रीलंका में भी चल रहा है और सिंगापुर में भी चल रहा है। 6 और 7 हो गए, 7 श्रीलंका, यहाँ भी यूपीआई चल रहा है, और सिंगापुर यहाँ भी यूपीआई चल रहा है। तो ये जो है 7 देश पहले से है जहां पर यूपीआई चल रहा है, यहाँ पर यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। और प्लस 8वां देश कौन सा बन गया? ट्रिनिडाड एवं टोबैगो जो है 8वां देश बन गया। तो अब किसी भी हिसाब से आपके प्रश्न आए कि विश्व के कितने देशों में यूपीआई की सेवा चल रही है, तो आप तुरंत बता देंगे कि विश्व के 8 देशों में यूपीआई की सेवा
चल रही है। 8वां देश कौन सा है? त्रिनिडाद और टोबैगो। और उनसे पहले 7 देश कौन से हैं? तो 3 तो आपके ऑप्शन में ही, भूटान, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस, और बाकी जो 4 देश है बांग्लादेश, मॉरिशस, श्रीलंका और सिंगापुर। ठीक है, तो इस प्रश्न का ये राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न, विंबलडन 2025, इससे संबंधित सत्य कथन कथनों को छांटिए। जो विंबलडन एक ग्रैंड स्लैम है टेनिस का, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन। तो उसमें विंबलडन जो लंदन में खेला जाता है, और उसमें 2025 से संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है आपको छांटने। पुरुष एकल वर्ग में जैनिक सिनर जीते हैं, बिल्कुल ये इटली के खिलाड़ी है और विश्व में अभी नंबर 1 है, और इन्होंने किसको हराया था, है ना, कार्लोस अल्कराज को हराया था, और ये जीते। महिला एकल में इगा स्वियातेक जीती हैं, बिल्कुल सही है। जैनिक सिनर का ये पहला विंबलडन खिताब है, ये भी सही है। जब तीनों ऑप्शन सही है तो आपका राइट आंसर क्या हो गया? डी, उपयुक्त सभी सही है। हाल ही में किस देश ने आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए पहली बार क्वालिफाई किया? पहली बात तो ये आईसीसी विश्व कप T20 2026 खेला कहाँ जाएगा? श्रीलंका और भारत की मेजबानी में खेला जाएगा। श्रीलंका और भारत की मेजबानी में खेला जाएगा 2026 में। इसके लिए पहली बार क्वालिफाई किया है वो है इटली। कौन सा देश ने किया है? इटली। और इटली के साथ साथ नीदरलैंड ने भी इसमें क्वालिफाई किया है। इटली के साथ साथ नीदरलैंड ने भी इसमें क्वालिफाई कर लिया है। इस प्रतियोगिता के लिए नीदरलैंड ने भी क्वालिफाई कर लिया। ठीक है, तो ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ रहे होंगे, और इन प्रश्नों को आप एग्जाम में जाने से पहले जरूर देख करके जाएंगे। इनकी पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करा दूंगा, उसका लिंक इस वीडियो के पिन कमेंट में दे रहा हूं। और हाँ, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर 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 कर लें। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में जेनिफर सिमंस किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है? तो जेनिफर सिमंस का नाम आए तो आप राइट आंसर कर देना सूरीनाम की। सूरीनाम की है, और ये पेशे से एक चिकित्सक है, डॉक्टर है, पेशे से चिकित्सक है, और सूरीनाम इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है। सूरीनाम इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है, आर्थिक संकट से जूझ रहा है, और उस देश की कमान एक पेशे से महिला डॉक्टर जेनिफर सिमंस को मिली है। देखते हैं भविष्य में ये जेनिफर सिमंस अपने देश को कितना आगे लेकर के जाती है। अगला प्रश्न, भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS से वापस पृथ्वी पर कब लौट आए? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है मित्रों, मैं आपको कह रहा हूं शुभांशु शुक्ला से आने वाले समय में आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न आएंगे। तो एक मिशन चला था एक्सियोम 4, उस मिशन के तहत ये ISS पर जाने वाले दूसरे भारतीय, पहले भारतीय थे, और अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय थे। अंतरिक्ष में सबसे पहले भारत की ओर से राकेश शर्मा 1984 में गए थे, और ये जब गए, कौन, शुभांशु शुक्ला, तो ये 25 जून को गए, 18 दिन बाद 15 जुलाई को ये वापस लौट करके आए। प्रश्न पूछ रहा है भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से वापस पृथ्वी पर कब लौट आए? राइट आंसर है 15 जुलाई 2025 को। इनसे संबंधित मिशन का नाम क्या था? तो इनके संबंधित मिशन का नाम था एक्सियोम 4। क्या नाम था? एक्सियोम 4। इनसे संबंधित जो मिशन था उसका नाम है एक्सियोम 4। अच्छा, ये गए कब थे, उड़ान कब भरी थी इन्होंने? तो इन्होंने उड़ान भरी थी 25 जून को, 25 जून को उड़ान भरी थी, और 18 दिन ISS पे रहे थे, 18 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे इन्होंने, और वापस कब लौट आए? वापस ये लौट आए बच्चों 15 जुलाई को। ISS पर जाने वाले पहले भारतीय है, अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय है, और शब्दों का खेल देखना, अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय है, ध्यान रखना, अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय है, अंतरिक्ष में जाने वाले ये दूसरे भारतीय है। इससे पहले कौन गए थे? 1984 में गए थे राकेश शर्मा। 1984 में कौन गए थे? राकेश शर्मा गए, और अभी शुभांशु शुक्ला गए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, इनसे संबंधित संगत युग्म कौन सा है? इस योजना को आप इंपॉर्टेंट लगा लेना,
ये एक नई योजना है, केंद्र सरकार की योजना है, कृषि विभाग, कृषि मंत्रालय की योजना है और आने वाले समय में यहाँ से कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना से संबंधित संगत युग्म यानी कि कौन कौन से युग्म सही है उसके बारे में अपने को छांटना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल, जो केंद्र सरकार का मंत्रिमंडल है, उसके द्वारा 16 जुलाई 2025 को 6 साल की अवधि के लिए इस योजना को मंजूरी दी गई है। ये बिल्कुल सही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता बढ़ाना, जो प्रति हेक्टेयर उपज हो रही है उसको बढ़ाना, फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करना यानी फसल चक्र को बदलना, बदल बदल कर फसल बोना, एक ही फसल को नहीं बोना, और स्टोरेज, भंडारण और सिंचाई सुविधाओं में सुधार करना, ये भी इस योजना में इसकी विशेषता है। वर्ष 2025-26 से देश के 100 चयनित जिलों में यह योजना लागू की जाएगी। इस प्रश्न का राइट आंसर डी है, उपयुक्त तो सभी। तो देखिए कितने सारे फैक्ट आपके सामने एक ही प्रश्न में आए हैं। 2025-26 में 16 जुलाई 2025 को योजना शुरू होती है। शुरुआती चरण में 25-26 में 100 चयनित जिलों में शुरू होगी। अगले 6 साल के लिए योजना लागू होगी। इसका उद्देश्य यह है, सब चीजें इसमें मैंने बताई है। तो यहां से अगर कोई भी सवाल आए तो आप इसको सही जरूर करके आना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा निसार, इससे संबंधित संगत युग्म कौन कौन से हैं, सही युग्म कौन कौन से हैं? तो देखिए निसार नासा और इसरो दोनों का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। नासा प्लस इसरो का दोनों का संयुक्त जो वर्जन निकाला इन्होंने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, उसका नाम दिया निसार। तो इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है, जो कि जितने भी प्राकृतिक घटनाएं होगी उन पर निगरानी रखेंगे। जैसे हिमस्खलन हो रहा है, भूस्खलन हो रहा है, उनकी सटीक जानकारी वो दे देगा। तो ये कथन तो सही है। 30 जुलाई 2025 को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा से GSLV F-16 रॉकेट से इसको सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया, ये भी सही है। GSLV है ना, जियो सिंक्रोनाइज्ड लॉन्च व्हीकल F-16, इस रॉकेट से इस निसार को प्रक्षेपित किया। कब? 30 जुलाई 2025 को। इसका मुख्य लक्ष्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे बर्फ का पिघलना, समुद्री जल स्तर में हुई वृद्धि, कोई भूकंप, कोई ज्वालामुखी, कोई भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं की सटीकता से निगरानी करना, ये इस निसार का काम है। तो ये कथन भी सही है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो गया? डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया कि उपयुक्त दिए गए सारे कथन जो है सही है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय खेल नीति 2025 से सभी जो संगत युग्म है उनको आपको छांटना है। देखिए मैं अधिकांश प्रश्नों में आपको अधिकतम फैक्ट देने का प्रयास करता हूं, ताकि एक बच्चा उस टॉपिक से संबंधित जितनी भी चीजें हैं उन सबको पढ़ करके जाए। इसलिए मैं ऐसे संगत युग्म असंगत युग्म वाले प्रश्नों को तैयार करके लेके आता हूं। आप लोगों के लिए आप इसमें से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं कि एक ही प्रश्न में आपको कई सारे फैक्ट मिल जाएंगे। एग्जामिनर कहीं से भी पूछे, आप उस प्रश्न को हल करने के बहुत करीब हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्नों से बचे नहीं, ऐसे प्रश्नों को हल जरूर करें। राष्ट्रीय खेल नीति जो नई जो स्पोर्ट्स पॉलिसी है 2025, उससे संबंधित कौन कौन से युग्म संगत है वो देखना है। 1 जुलाई 2025 को, 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस खेल नीति को स्वीकृति प्रदान की है। ये बिल्कुल सही कथन है। यह नीति 24 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय खेल नीति 2001 का स्थान लेगी, ये भी सही कथन है। इस नीति के 5 प्रमुख स्तंभ है, कौन कौन से? वैश्विक मंच पर भारत की उत्कृष्टता लाना, बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास के लिए खेल, ये दूसरा पिलर है। सामाजिक विकास के लिए खेल, आर्थिक विकास के लिए खेल, सामाजिक विकास के लिए खेल और जन आंदोलन के रूप में खेल, ये 4 विशेषताएं हो गई। और शिक्षा के साथ खेल का एकीकरण, ये 5 स्तंभ है नई खेल नीति 2025 की। तो इसमें दिए गए प्रश्न के अनुसार उपयुक्त सभी जो डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। क्यों? इसमें जो सारे पहलू दे रखे हैं वो नई जो राष्ट्रीय खेल नीति 2025 है, इससे संबंधित सारे युग्म संगत है। राजस्थान उच्च न्यायालय के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में KR श्रीराम, कलपति राजेंद्रन श्रीराम, है ना, कलपति राजेंद्रन श्रीराम मुख्य न्यायाधीश बने हैं। उन्होंने अपनी शपथ ग्रहण कब की है? तो उन्होंने 21 जुलाई 2025 को शपथ ग्रहण की है। वो आए हैं MM श्रीवास्तव के स्थान पर, MM श्रीवास्तव के स्थान पर आए हैं और इनका कार्यकाल सितंबर 2025 तक ही है।
केवल 2 महीने का कार्यकाल इनका है, जुलाई में ज्वाइन किया है, कार्यकाल इनका सितंबर 2025 तक ही है। ठीक है, और ये मद्रास हाई कोर्ट से आए हैं। कहाँ से आए हैं? मद्रास हाई कोर्ट से आए हैं मेरे ख्याल से, और जहां पर उनको एमएम श्रीवास्तव को भेजा है। 28 जुलाई 2025 को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान सम्मान समारोह में किस जिले को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया? इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लगा लो। पहली बात तो ये जो संपूर्णता अभियान है, ये भारत के नीति आयोग द्वारा चलाया जा रहा है। किसके द्वारा चलाया जा रहा है? नीति आयोग के द्वारा चलाया जा रहा है ये संपूर्णता अभियान। और इस संपूर्णता अभियान में अभी हाल ही में राज्य स्तरीय सम्मान समारोह में कौन से जिले को गोल्डन जो पुरस्कार वो दिया गया? तो इसका राइट आंसर है 12, धौलपुर, जैसलमेर या करौली। तो राइट आंसर क्या है? करौली। इसमें राजस्थान के कुल 5 जिले शामिल है। इस 5 जिले किसमें? 112 जिले है ना, आकांक्षी जिले, 112 देश के जो पिछड़े जिले हैं, आकांक्षी जिले, तो उसमें से राजस्थान के कितने जिले शामिल है? 5 जिले शामिल है। कौन कौन से? 12, धौलपुर, जैसलमेर, करौली और एक और है सिरोही। एक और कौन सा है? सिरोही। ये 5 जिले शामिल है। दूसरी जो इसकी योजना है आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, उस ब्लॉक प्रोग्राम में 500 ब्लॉक है। 500 ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक प्रोग्राम, आकांक्षी ब्लॉक डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल है। और ब्लॉक में यदि आप बात करोगे तो वो जो गोल्डन पुरस्कार मिला है वो नागौर के जायल ब्लॉक को मिला है। ठीक है, और जिले की बात करोगे तो करौली जिले को मिला है। तो जो नीति आयोग के जो पैरामीटर्स है, 12 पैरामीटर्स, उसमें करौली जिले ने 6 पैरामीटर्स में 100% प्रोग्रेस उसमें रखी है, इस कारण इनको दिया गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको जरूर देख के जाएं, यहां से आने वाले समय में बहुत एग्जाम में प्रश्न आएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024, यहां से बहुत सारे प्रश्न आएंगे और आप इनको अच्छे से देख करके जाना। प्रश्न कह रहा है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में देश के 23 सुपर स्वच्छ लीग सिटीज, ये एक नई कैटेगरी ऐड की है, एक नई कैटेगरी ऐड की है स्वच्छता में, नई श्रेणी जोड़ी गई जिसे कहा गया सुपर स्वच्छ लीग सिटीज। इसमें क्या है, जो पिछले अपनी अपनी कैटेगरी में पिछले 3 सालों में यदि कोई 3 सालों में टॉप 3 में रहने वाली 23 सिटी को इसमें शामिल किया गया, उसमें से राजस्थान का एकमात्र कौन सा शहर शामिल है? ये प्रश्न एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि राजस्थान का एकमात्र शहर कौन सा है। वो शहर कौन सा है? डूंगरपुर, जयपुर, ब्यावर या उदयपुर? राइट आंसर क्या? वो शहर है डूंगरपुर। और किस कैटेगरी में, जनसंख्या की कौन सी कैटेगरी में वो शहर शामिल है? तो 20,000 से 50,000 की जनसंख्या की कैटेगरी में शामिल है। 20,000 से 50,000 की जनसंख्या श्रेणी में डूंगरपुर इसमें शामिल है। ठीक है ना, तो ये एक नई कैटेगरी बनाई गई इस बार स्वच्छता के पुरस्कारों में। और जो पिछले 3 सालों में टॉप 3 में कोई भी शहर शामिल था लगातार, उन 23 सिटियों को इसमें शामिल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप एग्जाम में जाने से पहले स्वच्छता सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 ये डेफिनेटली कंप्लीट पढ़ के जाना, यहां से एग्जाम में बहुत सारे सवाल आएंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन कौन से कथन सही है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में जयपुर ग्रेटर 16वें नंबर पर और जयपुर हेरिटेज 20वें स्थान पर रहे, बिल्कुल सही है। कैटेगरी कौन सी? 10 लाख प्लस वाले शहरों की कैटेगरी में कौन रहा? जयपुर ग्रेटर। कौन से स्थान पे? 16वें स्थान पे। जयपुर हेरिटेज निगम 20वें स्थान पर रहा, बिल्कुल सही है। 3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उदयपुर 13वें स्थान पर रहा है, यह भी कथन बिल्कुल सही है। राजस्थान के 12 शहर देश के शीर्ष 100 स्वच्छ शहरों में शामिल है, यह कथन भी सही है। और जब तीनों कथन सही है तो हमेशा की तरह अपना उपयुक्त सभी डी वाला ऑप्शन है जो सही है। अगला फिर से प्रश्न है स्वच्छता सर्वेक्षण 2024, इससे संबंधित कौन कौन से कथन सत्य है, उनको आपको छांटना है। राजस्थान में ODF++
ओपन डेफिकेशन फ्री शहरों की संख्या 17 से बढ़कर इस बार दुगने से भी ज्यादा 38 हो गई है। पिछले स्वच्छता सर्वेक्षण में ODF प्लस प्लस शहरों की संख्या कितनी थी? 17 थी। इस बार बढ़कर के कितनी हो गई? 38 हो गई। तो ये कथन सही है। राज्य के 4 शहरों उदयपुर, राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज को GFC गार्बेज फ्री सिटी कचरा मुक्त शहर की 3 स्टार रेटिंग मिली है। 3 स्टार रेटिंग कितने शहरों को मिली है? 3 स्टार रेटिंग बच्चों 4 शहरों को मिली है। कौन कौन से? उदयपुर, राजाखेड़ा, जयपुर ग्रेटर और जयपुर हेरिटेज। और सीकर को क्या मिला है? सीकर को 1 स्टार रेटिंग इसमें मिली है गार्बेज फ्री सिटी में। तो यहां से भी आपका सवाल बन सकता है, ये कथन भी सही है। एक बहुत रोचक बात है कि पहली बार राजस्थान के सभी शहरों की रैंक में पिछले साल की तुलना में सुधार ही हुआ है। कोई भी शहर रैंक में पीछे नहीं गया है। ये हमारी स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है उसी का परिणाम है कि राजस्थान का कोई भी शहर पिछले बार की से इस बार पीछे नहीं गया है, कम से कम आगे ही गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी यहां से सही है। देश का पहला राजकीय कन्या यानी कि बालिका सैनिक विद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? देश का पहला, ठीक है, राजस्थान का नहीं है, देश का पहला राजकीय बालिका सैनिक जो है विद्यालय, कन्या सैनिक विद्यालय वो शुरू किया गया है। वो किया गया है जयमलसर बीकानेर में। कहां पर? जयमलसर बीकानेर में। बीकानेर में कहां पर किया गया? जयमलसर में किया गया। जयमलसर में, बीकानेर में किया गया। इस प्रश्न का राइट आंसर है जयमलसर बीकानेर में। इसका जो लोकार्पण है वो 11 जुलाई 2025 को किया गया। और पूज्य रामी देवी रामनारायण राठी बालिका स्कूल इसका नाम है। क्या नाम है? रामी देवी रामनारायण राठी, रामी देवी रामनारायण राठी बालिका स्कूल। बजट 2024-25 में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक संभाग स्तर पर, बजट 2024-25 में ये घोषणा की गई थी कि प्रत्येक संभाग स्तर पर एक बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। तो उसी क्रम में ये देश का पहला जो है वो बालिका स्कूल है। आगे बढ़ते हैं। 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेताओं से संबंधित, ये देखिए इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये जो है बेंगलोर में खेली गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसको पूरे को जरूर पढ़ के जाना। अब इसमें राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेताओं से संबंधित आपको सत्य कथन कथनों को छांटना है, ठीक है ना। सुंदर गुर्जर F46 कैटेगरी याद रखना, भाला फेंक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। महेंद्र गुर्जर F42 भाला फेंक, और इन्होंने जो है मेरे ख्याल से 63 दशमलव कुछ फेंका था, 63.89 मीटर भाला फेंका था। और अपना ही इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा। इन्होंने एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 63.89 मीटर स्वयं का ही रिकॉर्ड तोड़कर इस कैटेगरी में नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, नया विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। तो इनका नाम महेंद्र गुर्जर है, इनकी कैटेगरी F42 है और भाला फेंक से संबंधित है, इन्होंने गोल्ड जीता है। प्रवीण F46 गोला फेंक में भी इन्होंने गोल्ड जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या? उपयुक्त सभी सही है। तो ये तीनों खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित है। तो ये तीनों खिलाड़ी राजस्थान से संबंधित है और इन तीनों खिलाड़ियों की कैटेगरी और इनके खेल से संबंधित आप सारी बातें एग्जाम में पढ़ के जाना, ठीक है ना। अगला प्रश्न है 7वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, फिर से उसी से संबंधित सवाल है। और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? कांतिराव स्टेडियम बेंगलुरु में। कहाँ हुआ था? कांतिराव स्टेडियम बेंगलुरु में इसका जो है आयोजन किया गया। पिछले सवाल में हमने देखा था बच्चों कौन कौन से राजस्थान की स्वर्ण पदक जीते, और इस प्रश्न में हम लोग देख रहे हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी राजस्थान की रजत पदक जीते। संदीप चौधरी F44 में भाला फेंक में ये रजत जीते हैं। सुनील साहू T38 कैटेगरी में 400 मीटर दौड़ में 400 मीटर दौड़ में रजत पदक जीते हैं। अर्जुन जांगीर T46 लंबी कूद में रजत जीते हैं। और इस प्रकार उपयुक्त सभी जो कथन है वो सही है। राइट ऑप्शन जो है आपका डी इसका राइट ऑप्शन है।
वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहां से सवाल पूछे जाएंगे आपको आने वाले समय में, डेफिनेटली सवाल पूछे जाएंगे। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 जितने भी पुलिस की है, सीआईएसएफ की है, इसका इंटरनेशनल लेवल का एक आयोजन किया गया था बर्मिंघम यूएसए में। कहाँ किया गया था? बर्मिंघम यूएसए में इसका आयोजन किया गया था। अब इस प्रश्न में हमसे पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में राजस्थान के खिलाड़ियों के प्रदर्शन से संबंधित संगत युग्म कौन सा है, सही युग्म कौन सा है, आपको इसका राइट आंसर देना है। ठीक है। छगनलाल मीणा ने कुश्ती में स्वर्ण पदक जीता, बिल्कुल सही है। कचनार चौधरी ने शॉर्ट पुट में स्वर्ण पदक जीता है, बिल्कुल सही है, ये राजस्थान पुलिस की सब इंस्पेक्टर है, आरपी में ऐसा ही है। कृष्णा शर्मा स्वर्ण पदक जीता है बॉक्सिंग में, बिल्कुल सही है। उमा चौधरी स्वर्ण पदक जीता है जेवलिन थ्रो में। तो इस प्रश्न में राइट आंसर होगा आपके उपयुक्त सभी, ई जो ऑप्शन है वो राइट होगा, क्योंकि ये 4 गोल्ड आए, चारों में आपको लेकर के आया हूं, कौन कौन सा खिलाड़ी किस किस खेल में जीता है और कौन कौन सा मेडल जीता है, यहां से आपको प्रश्न मिल सकता है। मिस राजस्थान 2025 का खिताब किसने जीता? तो मिस राजस्थान 2025 का खिताब निधि शर्मा ने, शीना पारासर ने, या मणिक विश्वकर्मा ने, या ट्विंकल पुरोहित ने? राइट आंसर है ट्विंकल पुरोहित ने मिस राजस्थान 2025 का खिताब अपने नाम किया था। हम इस प्रश्नों की 50 प्रश्नों की सीरीज में आधे पड़ाव तक आ चुके हैं बच्चों, और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर के आप पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना, यह योजना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में यहां से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाएंगे। गरीबी से मुक्त करने के लिए, यानी बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर लाने के लिए यह योजना शुरू की गई है। बीपीएल परिवारों को गरीबी से बाहर लाने के लिए यह योजना शुरू की गई। पहले इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं, फिर आपको योजना के प्रावधान बताता हूं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के प्रथम चरण में कितने गांवों को शामिल किया गया है? तो प्रथम चरण में बच्चों 5000 गांवों को शामिल किया गया है। ठीक है ना। अब इसके प्रावधान है, तो इसके प्रावधान में सबसे पहले है कि 1 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता इसमें दी जाएगी। 1 लाख रुपए तक की उस परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी ताकि वो गरीबी से बाहर आए, अपना रोजगार स्थापित करें। सेल्फ हेल्प ग्रुप में जो महिलाएं जुड़ी हैं, उन महिलाओं के परिवारों को 15,000 रुपए तक की कार्यशुल्क पूंजी प्रदान की जाएगी। और जो परिवार अपने प्रयासों से बीपीएल से बाहर आएंगे, उन्हें एक मुश्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी 21,000 रुपए। 21,000 रुपए उनको अपने प्रयासों से बीपीएल से बाहर आने की कैटेगरी में उनको दिया जाएगा। ठीक है ना। तो आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। प्रथम चरण के लिए इसमें जो है 5,000 गांवों को शामिल किया है। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको इसको अच्छे से देख करके जाना होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय और फसाई FSSAI द्वारा राज्य के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया? यह प्रश्न वैसे फैक्चुअल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट भी लग रहा है कि फसाई और रेलवे मंत्रालय द्वारा राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया? जयपुर रेलवे स्टेशन, उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन, जोधपुर रेलवे स्टेशन, या अजमेर मंडल रेलवे स्टेशन? राइट आंसर है उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, या यह सर्टिफिकेट मिला है ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट। एक जिला एक उत्पाद 2024 में राजस्थान को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? यह प्रश्न भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक जिला एक उत्पाद 2024 में राजस्थान को कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। कौन सा कांस्य पदक प्राप्त हुआ है? और राजस्थान के साथ साथ इस राजस्थान वाली कैटेगरी में पश्चिमी बंगाल और गुजरात को भी इसमें कांस्य पदक प्राप्त हुआ है। 14 जुलाई 2025 को भारत मंडपम में यह समारोह आयोजित किया गया था। 14 जुलाई 2025 को भारत मंडपम में यह समारोह आयोजन किया गया था।
और अपनी कैटेगरी में कांस्य पदक राजस्थान को इसमें मिला है। किसके साथ साथ राजस्थान को भी मिला है, और इसके साथ साथ गुजरात को भी मिला है, और पश्चिमी बंगाल को भी एक जिला एक उत्पाद योजना में कांस्य पदक मिला है इस कैटेगरी में। वर्ष 2025 का प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो पहले तो मैं बता देता हूं कि देश की प्रगति में और देश के विकास में योगदान देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 1983 में स्थापित हुआ था, जब भारत विश्व कप जीता था ना, तब यह पुरस्कार स्थापित किया। आप इस हिसाब से इसको याद रख सकते हो। किसके द्वारा दिया जाता है? तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट द्वारा दिया जाता है। 2024 का यह पुरस्कार दिया गया था नितिन गडकरी को। कब दिया गया? 2024 का। अब दिया कब जाएगा? 1 अगस्त को यह पुरस्कार दिया जाएगा तिलक जयंती के अवसर पर। पिछली बार सुधा मूर्ति और नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार जो है बच्चों दिए गए थे। 2024 में इंफोसिस की सुधा मूर्ति, 2024 में उनको यह पुरस्कार दिया गया, और 2023 में नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक है ना। प्रोफेसर CR राव सांख्यिकी पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? देखिए, 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, और इसी अवसर पर इसकी घोषणा हुई। 29 जून को हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। और डॉक्टर प्रजामित्र भूयान को यह पुरस्कार दिया गया है, जो कि IIM कोलकाता में सहायक प्रोफेसर है। IIM कोलकाता में सहायक प्रोफेसर है। IIM कोलकाता में सहायक प्रोफेसर है। प्रजामित्र भूयान, इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना। इनकी घोषणा कब हुई? 29 जून को इसकी घोषणा हुई, जब राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, फिडे शतरंज वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल में दिव्या देशमुख, किसका नाम है? दिव्या देशमुख, महज 19 वर्ष की खिलाड़ी है शतरंज की, ने किस खिलाड़ी को हराकर शतरंज विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया था? कोनेरू हम्पी को हरा करके किया था, और इसके साथ साथ ही वो भारत की 88वीं ग्रैंड मास्टर भी बन गई है। किसको हराया था? कोनेरू हम्पी को हराया था, और 19 वर्षीय दिव्या देशमुख। ये आपने अखबारों में भी बहुत अच्छे से इस इवेंट को जो सुना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? फीफा वर्ल्ड कप नहीं है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप इसका विजेता कौन है? तो इसका विजेता इंग्लैंड का क्लब है चेल्सी, जिसने फाइनल में PSG पेरिस सेंट जर्मन को हराया था, PSG को हराया था। ठीक है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? चेल्सी। चेल्सी कहाँ का क्लब है? इंग्लैंड का क्लब है। हमने डिस्कस किया था इसके बारे में अभी। और फाइनल में इन्होंने किसको हराया था? तो फाइनल में पेरिस सेंट जर्मन PSG को 3-1 से हराया था, 3-1 से हराया था। फाइनल में इन्होंने इसको हराया था। 5 जुलाई 2025 को भारत के अनिमेश कुजूर, एग्जामिनर आपको कहीं से भी सवाल पूछ सकता है बच्चों, आपको ध्यान रखना है। भारत के अनिमेश कुजूर ने 100 मीटर दौड़ में कितना समय निकाल करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया? तो भारत के सबसे तेज धावक, जिसका नाम क्या है? अनिमेश कुजूर, उन्होंने 10.18 सेकंड 10.18 सेकंड समय में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड स्थापित किया है। ग्रीस के वारी में आयोजित एक प्रतियोगिता में 5 जुलाई को उन्होंने ये किताब है जो, ये रिकॉर्ड है जो बनाया था। कब बनाया? 5 जुलाई को। ग्रीस के वारी में आयोजित एक प्रतियोगिता में उन्होंने ये
ये जो है रिकॉर्ड बनाया और इस प्रतियोगिता में उन्होंने कांस्य पदक जीता और कांस्य पदक प्राप्त किया और जो समय निकाला वो 10.18 सेकंड का समय निकालता। इनसे पहले जो राष्ट्रीय रिकॉर्ड था वो गुरविंदर सिंह का था, 10.20। गुरविंदर सिंह का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। अनिमेश कुजूर जो है 10.2 सेकंड, पहले मैं लिख देता हूँ, भारत का उभरता एक एथलीट है, 10.2 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा। तो अभी भारत के सबसे तेज धावक के रूप में वर्तमान में नाम है अनिमेश कुजूर का, जो इन्होंने 100 मीटर की जो स्प्रिंट है वो 10.18 सेकंड में प्राप्त कर ली और नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड उन्होंने स्थापित किया है। अगला प्रश्न, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में, फिर से कह रहा हूं ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट का। 2025 से संबंधित सत्य कथन कथनों को आपको छांटना है। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स के 21वें संस्करण का आयोजन 27 जून से 6 जुलाई 2025 को बर्मिंघम यूएसए में हुआ, बिल्कुल सही है। इस प्रतियोगिता में अमेरिका 1401 पदकों के साथ शीर्ष पर रहा, बिल्कुल सही है। भारत 282 स्वर्ण पदक सहित 590 पदक जीतकर पदक तालिका में तीसरे स्थान पर रहा, ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 है उससे संबंधित तीनों कथन है सही है, इसलिए चौथा कथन उपयुक्त तो सभी सही है, ये सही हो जाएगा। हाल ही में हुई नवीन राष्ट्रीय नियुक्तियों से संबंधित कथन कथनों को छांटिए। अब आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको क्या ये प्रश्न वाकई बहुत मजेदार लग रहे हैं और ये क्लास कैसी लग रही है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, बिल्कुल जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंटों का बहुत इंतजार रहेगा, मैं आपके कमेंट्स हमेशा पढ़ता हूं और कोशिश करता हूं कि उनको रिप्लाई भी दूं। तो हाल ही में नई राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई है, उनसे संबंधित सत्य कथन कौन कौन से? संजय सिंघल को महानिदेशक बनाया गया है एसएसबी का, ये राइट कथन है। सोनाली मिश्रा महानिदेशक बनाया गया रेलवे पुलिस बल का, तो पहली महिला डीजी बनी है किसकी? आरपीएफ की, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की। अजय सेठ को अध्यक्ष बनाया गया है इरडा का, ये भी सही है। तो तीनों कथन जब सही है तो आपका प्रश्न का राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी सही है। 14 जुलाई 2025 को नवीन राज्यपालों की नियुक्तियों से संबंधित सदन सत्य कथन कथनों को छांटिए। यहां से कोई भी एक सवाल आने वाले समय में आपके एग्जाम में बन सकता है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को जो है राज्यपाल बनाया गया है, कहां का? हरियाणा का, बिल्कुल सही है। बंगारू दत्तात्रेय के स्थान पर बनाया गया है। किसके स्थान पर? बंगारू दत्तात्रेय के स्थान पर इनको हरियाणा का नया राज्यपाल बनाया है। कुशापति अशोक गजपति राजू, इनको गोवा का राज्यपाल बनाया गया है पीएस श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर, है ना? किन के स्थान पर? पीएस श्रीधरन पिल्लई के स्थान पर इनको गोवा का नया राज्यपाल बनाया गया है। और कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया उपराज्यपाल बनाया गया है डॉक्टर बीडी मिश्रा के स्थान पर। किसके स्थान पर? डॉक्टर बी डी मिश्रा के स्थान पर कविंद्र गुप्ता को लद्दाख का नया राज्यपाल बनाया है। तो सभी नियुक्तियां संगत है ऑप्शन अनुसार, इसलिए राइट आंसर क्या हो गया? डी, उपरोक्त सभी सही है। प्रोफेसर असीम कुमार घोष हरियाणा के नए राज्यपाल है, पुष्पति अशोक गजपति राजू गोवा के नए राज्यपाल है और कविंद्र गुप्ता लद्दाख के नए उपराज्यपाल है। इन तीनों को क्रमशः इन तीनों के स्थान पर नियुक्त किया गया है, इसलिए राइट ऑप्शन जो है वो डी हो गया। भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए किसे स्वीप आइकॉन के रूप में नियुक्त किया है? क्रांति कुमार झा और नीतू चंद्रा, इन दोनों को नियुक्त इन्होंने किया है स्वीप के लिए। सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप का पूरा नाम है। सिस्टमैटिक वोटर्स सिस्टमैटिक वोटर्स डबल ई एजुकेशन एंड इलेक्टोरल प्रोग्राम पार्टिसिपेशन, ये स्वीप का पूरा नाम है। क्रांति कुमार झा और नीतू चंद्र ये दोनों ही बिहार के हैं और इन दोनों को यहां पर बनाया गया, तो ए और सी दोनों इसमें राइट आंसर है। 12 जुलाई 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत किन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में बनाया? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति,
12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है समाज सेवा, राज्यसभा में मनोनयन कर सकता है। उनमें से राष्ट्रपति ने 4 मनोनयन अभी किए हैं। हर्षवर्धन श्रृंगला ये भारत सरकार के पूर्व विदेश सचिव रहे हैं और बांग्लादेश तथा अमेरिका में भारत के राजदूत भी रहे हैं। बांग्लादेश और यूएसए में भारत के एम्बेसडर राजदूत रह चुके हैं। इनको बनाया है। उज्जवल निकम प्रसिद्ध वकील है, नामी वकील है, और इन्होंने, आपको पता होगा, आपको 26/11 हमले में सरकारी लोक अभियोजक के रूप में भूमिका निभाई थी। इनके अलावा उज्जवल निकम और सी सदानंद मास्टर ये केरल के एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इनको भी बनाया गया है। और डॉक्टर मीनाक्षी जैन ये इतिहासकार और लेखिका है, इनको भी बनाया गया। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि हर्षवर्धन श्रृंगला, उज्जवल निकम, मास्टर सदानंद और डॉक्टर मीनाक्षी जैन, इनको अभी जो है हाल ही में अनुच्छेद 80 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति महोदय ने राज्यसभा में इनका मनोनयन किया है। अगला प्रश्न, देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देश का पहला हॉर्नबिल संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र तमिलनाडु में अमरावती टाइगर हिल में, अमरावती टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। अमरावती टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा। और जो हॉर्नबिल है ये तमिलनाडु का राज्य पक्षी भी है, तमिलनाडु का राज्य पक्षी भी है हॉर्नबिल। तो देश का पहला हॉर्नबिल उत्कृष्ट संरक्षण उत्कृष्टता केंद्र तमिलनाडु के अमरावती टाइगर रिजर्व में स्थापित किया जाएगा और यहां पर हॉर्नबिल जैसे दुर्लभ प्रजातियों का वैज्ञानिक संरक्षण भी किया जाएगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न 39वां, 7 से 12 जुलाई 2025 को चेन्नई तट पर किस देश के साथ भारत का संयुक्त समुद्री अभ्यास जा माता संपन्न हुआ? राइट आंसर है जापान के साथ। जा से जा माता, जा से जापान। जा माता का शाब्दिक अर्थ है बाद में मिलते हैं, बाद में मिलते हैं। तो यह एक समुद्री अभ्यास है, नौसैनिक अभ्यास है। किस तरह का अभ्यास है? नौसैनिक अभ्यास है। ठीक है, जिसका नाम है जा माता, जापान और भारत की संयुक्त नौसेनाओं के मध्य हुआ था। अगला है केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों का 2 दिवसीय सम्मेलन 10 से 11 जुलाई 2025 को गुजरात के केवड़िया में संपन्न हुआ। गुजरात के केवड़िया में संपन्न हुआ। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि केवड़िया और किन चीजों के लिए प्रसिद्ध है और किन चीजों के रूप में आप केवड़िया को जानते हैं। और इसका जो आयोजन है वो भारत सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने करवाया था। शैक्षिक परिवर्तन और विकसित भारत @ 2047। इसकी जो थीम थी वो थी शैक्षिक भारत एवं वैश्विक सम्मेलन 2000, शैक्षिक परिवर्तन और विकसित भारत, शैक्षिक परिवर्तन और विकसित भारत @ 2047, ये इस पूरे सम्मेलन की थीम थी। और इसका जो केवड़िया गुजरात में, इसका आयोजन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा करवाया गया। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा इसका जो है आयोजन करवाया गया केवड़िया गुजरात में। 2 दिन चला था ये, 10 और 11 जुलाई को। अगला प्रश्न 11वां भारत मक्का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में। भारत सरकार के ICAR और भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान और फिकी द्वारा इसका आयोजन किया गया था नई दिल्ली में जुलाई 2025 में। मक्का जो है, मक्के को अनाजों की रानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनाजों की रानी। इसका आयोजन ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और फिक्की
और राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय मक्का अनुसंधान परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया था। कहाँ पर? नई दिल्ली में। कब किया गया था? 7 जुलाई 2025 को। 7 जुलाई 2025 को। ठीक है। अगला प्रश्न है, सहकारिताएं एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया गया था? 5 जुलाई 2025 को। और इस बार ये जो मनाया गया, ये 103वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 को यूएन ने अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। और ये इस बार इसका 103वां जो है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया था। और 2025 की थीम है, सहकारिता एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है। 5 जुलाई को 103वां मनाया गया। कपड़ा मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2024 हेतु चयनित पुरस्कार विजेताओं की सूची में कौन सा युग्म असंगत है? अरिंदर मेहर। अरिंदर मेहर राजस्थान से नहीं है। अरिंदर मेहर का जो संबंध है वो ओडिशा से है। कहां से है? ओडिशा से है। और इस बार कुल 5 पुरस्कार दिए गए थे। कितने पुरस्कार दिए गए थे? 5 पुरस्कार दिए गए थे संत कबीर। हथकरघा के क्षेत्र में ये देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है। और अरिंदर मेहर है, लक्का श्रीनिवासन है, अनुराधा कुली है, और मोहम्मद हनीफ अंसारी है, और एक राजेंद्र सुदर्शन है जिनको ये पुरस्कार मिला है। राजेंद्र सुदर्शन। ये 5 लोग आप अगर नाम जानना चाहो तो अरिंदर मेहर राजस्थान से नहीं होकर कहाँ से हैं? उड़ीसा से हैं। असंगत युग्म पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि अरिंदर मेहर का जो संबंध है बच्चों वो राजस्थान से नहीं है। वो कहाँ से है? ओडिशा से है। ठीक है। ये हथकरघा बुनकरों के लिए जो है वो सर्वोच्च सम्मान है, संत कबीर सम्मान। इस बार वर्ष 2024 के लिए ये पुरस्कार 5 हस्तियों को दिया गया और मैंने आपको बता दिया। इनमें प्रत्येक में विजेता को 3.5 लाख रुपए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। ठीक है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस वैज्ञानिक को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? डॉक्टर धीरज सिंह। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक है ये डॉक्टर धीरज सिंह काजरी, जो जोधपुर में है। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक है। काजरी के प्रधान वैज्ञानिक है और इनको ये पुरस्कार राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया? सिकल सेल एक लाल कोशिकाओं, लाल रक्त कणिकाओं, आरबीसी से संबंधित एक वंशानुगत बीमारी है। ठीक है ना। और ये स्थापित किया गया है, वंशानुगत डिजीज है, बीमारी है। और ये देश का पहला भारत का पहला सिकल सेल वेलनेस एक्सीलेंस सेंटर स्थापित किया गया है उदयपुर में। तो ये आने वाले समय में आपके एग्जाम में ये प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है। देश का पहला ऐसा डिजिटल एक्टिव सेंटर है जहां पर सिकल सेल की पहचान की जाएगी, उसका जो है निदान किया जाएगा, उसका उपचार किया जाएगा। तो स्क्रीनिंग से लेकर के दवाइयां देने और परामर्श तक का सारा काम यहाँ पर इस डिजिटल एक्टिव जो इंस्टीट्यूट है यहाँ पर किया जाएगा। अगला प्रश्न है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना इंपॉर्टेंट है, इसलिए फिर से प्रश्न बना है। इसके तहत ऐसे परिवार जो अपने प्रयासों से गरीबी रेखा से ऊपर आ चुके हैं उन्हें कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? हम लोगों ने इसके बारे में पहले डिस्कस कर रखा है कि ऐसे परिवार जो अपने स्वयं के प्रयासों से बीपीएल से बाहर आ रखे हैं, गरीबी रेखा से अपना जीवन ऊपर ले आए हैं, उनको 21,000 रुपए की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जाएगी। कौन सा गांव राजस्थान सरकार की पशु मंगला बीमा योजना के तहत प्रदेश में टॉप पर रहा? सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाया गया था वो था दांतल गांव, जैसलमेर जिले के भणियाना उपखंड का। जैसलमेर जिले के भणियाना उपखंड का दांतल गांव है। भणियाना उपखंड का दांतल गांव है। और यहाँ पर जो बीडीओ साहब है हनुमान जी, उनके द्वारा बहुत बेहतरीन प्रयास किए गए और यहाँ पर 2624 पशुओं का रजिस्ट्रेशन करवाया गया। 582 पशुपालकों ने, 582 किसानों ने या 582
पशुपालकों ने लगभग 2600 प्लस पशुओं का रजिस्ट्रेशन इस योजना के लिए करवाया गया और इस प्रकार ये सर्वाधिक रजिस्ट्रेशन के मामले में देश में सबसे ज्यादा टॉप पर रहा है। उस गांव का नाम है दांतल गांव। कौन सी योजना में? पशुधन मंगला बीमा योजना के तहत। राजस्थान के किस राज्य में हरित भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया गया? कोटा में किया गया। यहां पर ईवी कंपनियां, सोलर में काम करने वाली कंपनियां, ये सब शामिल हुई है और कोटा में ये पहली बार आयोजित किया जाएगा। सोलर एक्सपो अलग है, हरित एक्सपो अलग है, हरित भारत एक्सपो अलग है, तो ध्यान रखना ये सब चीजें दोनों तीनों अलग अलग है, ठीक है ना। इसका आयोजन जुलाई 2025 में 25 से 27 जुलाई को किया गया। राजस्थान की वह पहली महिला पहलवान जिसने सब जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में लगातार 3 वर्षों तक स्वर्ण पदक जीता। ये इंपॉर्टेंट सवाल है स्पोर्ट्स के हिसाब से। राजस्थान की भीलवाड़ा जिले की एक पहलवान है अश्विनी विश्नोई, इंपॉर्टेंट है। अश्विनी विश्नोई का संबंध भीलवाड़ा से जिले से है और अभी ये अंडर 17 कैटेगरी में जो है गोल्ड लेकर के आई है 65 किलोग्राम वर्ग में। इससे पहले 2023 में अंडर 15 कैटेगरी में 62 किलोग्राम वर्ग में, 2023 अंडर 15 62 केजी वर्ग गोल्ड था। 2024 अंडर 17 65 केजी गोल्ड था। 2025 अंडर 17 65 केजी गोल्ड है और ये 3 साल लगातार है जब ये सब जूनियर एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में गोल्ड लेकर के आ रही है। तो राजस्थान का रेसलिंग में इन प्रकार के पहलवानों से भविष्य बहुत ही उज्जवल नजर आ रहा है। आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न है कि अंडर 18 यूथ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप 2025 में राजस्थान की बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान की बालिका टीम ने रजत पदक जीता। जो स्वर्ण पदक है वो हरियाणा की बालिका टीम ने जीता था। स्वर्ण पदक हरियाणा की बालिका टीम ने जीता था। उत्तराखंड में 28 जून से 1 जुलाई तक इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। इसका जो है आयोजन कहां पर हुआ था? इसका जो आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। कहां हुआ था? उत्तराखंड में। कब हुआ था? 28 जून से लेकर के 28 जून से 1 जुलाई तक 2025 तक राजस्थान की जो बालिकाएं हैं वो दूसरे स्थान पर रही। फाइनल में हरियाणा की बालिकाओं से हार गई। तो बच्चों ये थी आपकी क्लास और इस क्लास के साथ साथ मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं जो बच्चे ग्राम सेवक यानी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो की तैयारी कर रहे हैं हमारे एप्लीकेशन पर, उनके लिए एक शानदार टेस्ट सीरीज है। फुल लेंथ के 10 टेस्ट आपको वहां पर मिलेंगे। हर प्रश्न की वहां पर व्याख्या सहित हल मिलेगा। नया जो सिलेबस है उस पर आधारित होगा। एप्लीकेशन पर आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2.0 में जाइए, ग्राम विकास अधिकारी की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज 2.0 में जाइएगा और परीक्षा पैटर्न पर आपको यहां पर सब सवाल मिलेंगे। आप इसे अपनी तैयारी में शामिल करते हैं तो ये जो है आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज है। मित्रों मैं फिर से कह रहा हूं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब जरूर करवा लें। इस क्लास की पीडीएफ मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक इस क्लास की पिन कमेंट में भी दे रहा हूं, वहां पर अवेलेबल करवा दूंगा। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर जाकर के आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस तरह से आपको ये सारी पीडीएफ वहां पर मिल जाएगी। दूसरा, आप यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप हर महीने के करंट अफेयर को 50-50 प्रश्न हैं जो यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। आपको सारे क्लासेस यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगली ही क्लास में अगस्त के करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए आप इस मित्र को दीजिए इजाजत। आप सबकी परीक्षा की ढेर सारी मंगल कामनाओं के साथ। थैंक यू।